अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद। हम लोग जो लास्ट टाइम टॉपिक कर रहे थे वो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का था और उसी सिलसिले की आज जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, चौथी वीडियो और चैप्टर, इस वीडियो में हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होने की तरफ चला जाएगा। क्लास हम लोग वो फैक्टर्स देख रहे थे जो हमारे एक्सचेंज रेट को चेंज करते हैं, एक्सचेंज रेट को स्लाइड्स अप और स्लाइड्स डाउन करने के कॉज करते हैं। तो उस फैक्टर में जो हमारा फैक्टर आज हम तीसरा करेंगे वो है हमारा इनकम लेवल का। तो ये हमारा बैलेंस पॉइंट था और उसके बाद हम लोग अपने आज वाले काम की तरफ आते हैं। हमारा आज वाला काम किधर है भाई? ये आ जाओ भाई जी। रिलेटिव इनकम लेवल ये आ गया जी। जी क्लास, ये बैलेंस पॉइंट आ गया हमारा रिलेटिव इनकम लेवल पे। जब किसी कंट्री के लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाता है तो उसकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट की तरफ चली जाती है। वो कैसे? उसमें ऐसे होता है कि देखिए, हम कहते हैं कि यूएसए के लोगों का इनकम लेवल बढ़ा और यूके के लोगों का भी बढ़ गया, लेकिन यूएसए के लोगों का ज़्यादा बढ़ा है, रिलेटिवली ज़्यादा बढ़ा है। एक तरफ 2% इंक्रीज़ हुई है यूके में और यूएसए में 3% इंक्रीज़ हुई है, तो 1% यूएसए में ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। तो इनकम लेवल बढ़ने का मतलब है कि उन बंदों के जब इनकम्स बढ़ेंगी तो उनके एक्सपेंस का पैटर्न जो है, बाइंग पैटर्न, वो भी बढ़ जाएगा। लोकल और फॉरेन गुड्स दोनों के लिए बढ़ जाएगा। जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं उसके लिए भी बढ़ जाएगा। इम्पोर्ट्स ज़्यादा होंगी, फॉरेन करेंसी ज़्यादा चाहिए होगी, होम करेंसी पे प्रेशर आएगा, फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमारे पास ये कर्व बनेगी, डी नॉट से D1 बन जाएगी। यूएसए डिमांड फॉर ब्रिटिश गुड्स और पाउंड स्टर्लिंग डिमांड बढ़ जाएगी इनकम लेवल बढ़ने से, यूएसए के लोगों का रिलेटिव इनकम लेवल बढ़ने से। ये बात बनती है इसमें। और सप्लाई साइड पे कोई इसका इम्पैक्ट जो है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। तो इस तरीके से हमारे पास नई डी नॉट से D1 आ गई और इसी तरीके से एस नॉट से S1 आ गई और नया एक्सचेंज रेट R नॉट से R1 आ गया। अब इसमें जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जब किसी कंट्री की लोगों का इनकम लेवल बढ़ जाए, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, उस कंट्री के उस कंट्री की करेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता, वो बल्कि स्लाइड्स डाउन की तरफ जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आता है और उसकी करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। तो ये हमारी इसमें बात है कि दोबारा सुन लें, जब किसी कंट्री के लोगों का रिलेटिव इनकम लेवल बढ़ जाए, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, उस कंट्री का जो है एक्सचेंज रेट है वो डाउन की तरफ चला जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो ये तीसरा फैक्टर था। तीसरे फैक्टर के साथ हम लोग चौथे फैक्टर पे आते हैं। चौथा फैक्टर गवर्नमेंट कंट्रोल। क्लास, आपको पता है कि गवर्नमेंट भी जो है वो इन्फ्लुएंस रखती है और गवर्नमेंट भी जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए काम करती है। सेंट्रल बैंक जो है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी के लिए काम करता है और जो है उस एक्सचेंज रेट को एक जो रेंज में रखने के लिए अपना किरदार अदा करता है और मार्केट प्लेयर के तौर पर आकर जो है चीज़ों को मैनेज करता है। कैसे करेगा गवर्नमेंट, कैसे कंट्रोल करेगी, वो देखेंगे हम लोग। फॉरेन एक्सचेंज बैरियर्स लगा दें कि जी इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है, इतनी एक ख़ास शरह से ज़्यादा अमाउंट आप लोग जब ट्रैवल करेंगे आप बाहर नहीं लेके जा सकते, अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। या जब आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें भी आपको मतलब फॉरेन ट्रेड बैरियर्स आप पे इम्पोज कर दिए जाएँ कि जो आप जो दूसरे मुल्क में आपने इन्वेस्टमेंट डालनी है, इस रकम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं डाल सकते क्योंकि अब उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज आपके मुल्क से आउटफ्लो होगा। उसके अलावा जो गवर्नमेंट और इसमें इम्पोज़ कर सकती है, इंटरवीन करके फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। कैसे भला? गवर्नमेंट देख रही है कि मार्केट में रुपए की पिटाई हो रही है और डॉलर गेन किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को बोलेगी। सेंट्रल बैंक फिर ओपन मार्केट में आएगा, अपने मार्केट में आकर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से डॉलर की सप्लाई बढ़ाएगा। जब डॉलर की सप्लाई बढ़ा देगा तो डॉलर का रेट कम होना शुरू हो जाएगा और जब तक सेंट्रल बैंक के रिक्वायर्ड लेवल पर हमारा वो रेट नहीं आ जाएगा, जब तक सेंट्रल बैंक जो है अपनी तरफ से फॉरेन एक्सचेंज सेल करता रहेगा ताकि जो है वो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को अचीव किया जा सके। इसके अलावा और भी फैक्टर, जो पहले 3 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, ये भी गवर्नमेंट के काफ़ी हद तक कंट्रोल में होते हैं। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट इन फैक्टर्स को भी कंट्रोल कर इन मैक्रो वेरिएबल्स को भी कंट्रोल कर जो है वो इंटरेस्ट रेट को जो है और उसके अलावा इनकम लेवल को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। तो ये भी गवर्नमेंट के बस में है। तो गवर्नमेंट अगर पॉजिटिवली इसमें काम करेगी, अच्छा इसमें इनपुट देगी, तो फॉरेन करेंसी जो है वो प्रेशर में रहेगी, होम करेंसी गेन करेगी। और इसके बाद 5वें नंबर पे जो हमारा फैक्टर आता है वो एक्सपेक्टेशंस हैं। वो एक्सपेक्टेशन क्या है? वो एक्सपेक्टेशन ये है, देखें जी, पिछले दिनों जब कोरोना की वजह से पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो टाइट हुई, तो गवर्नमेंट ने उस वक्त आईएमएफ से भी रिक्वेस्ट की जी कि आप हमें नया लोन दें।
और उन्होंने फिर नया इमरजेंसी जो लोन दिया $1.4 बिलियन का पाकिस्तान को फौरी तौर पर। और उसके बाद जो G20 कंट्रीज़ जो हैं और इस तरीके से दूसरे ममालिक हैं, उनसे भी जब बातचीत गई गई तो उन्होंने भी आने वाले 1.5 से 2 साल में पाकिस्तान को जो अदायगी है उसमें जो है वो रियायत की यकीनदहानी कराई कि आप उसमें पेमेंट जो आपकी हम डेफर कर देते हैं। तो इस तरीके से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आने वाले पीरियड में जब पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है वो कम होने जा रही है, उसकी वजह से भी हमारा रुपया लोकल करेंसी गेन करेगा। जी, तो ये देखते हैं कि नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको भी मद्देनज़र रखा जाता है। अगर होम करेंसी पे प्रेशर आना हो, ज़्यादा पेमेंट्स ड्यू हों, ज़्यादा इम्पोर्ट्स की पेमेंट ड्यू हों, ज़्यादा इंस्टॉलमेंट जो है लोन की ड्यू हों, तो फिर होम करेंसी पे प्रेशर आ जाएगा। यानी कि इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ को देखा जाएगा फॉरेन करेंसी के आने वाले टाइम में। अगर इनफ्लोज़ ज़्यादा हैं, तो होम करेंसी पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा और आउटफ्लो ज़्यादा है, तो होम करेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कोई पोज़ीशन लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर देखते हैं जी कि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज के रिज़र्व कम है, आने वाले दौर में पीरियड में पाकिस्तान की पेमेंट्स ज़्यादा होनी है, तो इस वजह से जो है वो बड़ा मुश्किल होगा और रुपया मार खाएगा। तो हम अभी से डॉलर्स को स्टोर कर लेते हैं, ₹120 पे, ₹30 पे, ₹40 पे उठा लेते हैं, कल को ये बढ़ेगा, तो जब हम बेचकर इसको प्रॉफ़िट कमाएँगे। तो इस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये भी करेंसी पोज़ीशंस लेते हैं और स्पेकुलेटर जो है, वो भी अपनी पोज़ीशन लेते हैं, वो भी इसी तरीके से सूरत-हाल को देख रहे होते हैं। आने वाले टाइम में इनफ्लोज़ और आउटफ्लोज़ को वो सूरत-हाल को मद्देनज़र रखते हुए कंसीडर करते हुए वो फिर अपना एक पॉलिसी, अपना एक डिसीजन करते हैं कि जी आने वाले टाइम में ये होने जा रहा है, तो हम इस तरीके से अपनी पोजीशन ले लेते हैं और हमें इस तरीके से प्रॉफिट बनेगा। तो ये जो स्पेकुलेटर्स हैं, ये भी मार्केट में प्रीवेल करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, ये भी फॉरेक्स मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में प्रीवेल करते हैं। तो ये दोनों तरह के जब इन्वेस्टर मार्केट में प्रीवेल करेंगे, तो ये भी उसपे डिमांड पे, सप्लाई पे, फॉरेन करेंसी के इम्पैक्ट रखते हैं। अच्छा, इसमें अब देखिएगा अगर होम कंट्री के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का सिग्नल पुअर हो, तो होम करेंसी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे बोला जाएगा जीडीपी में ग्रोथ रेट अचीव नहीं होगा, जो है इन्फ्लेशन हाई रहेगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी उम्मीद की जा रही है कि हाई रहेगी। तो इस तरीके से अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि माइनस में होंगे, अच्छे नहीं होंगे, तो होम करेंसी पे वीकन इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा ये मार्केट में रूमर थी जी कि हम अपना इंटरेस्ट रेट कम करने लगे। जब इंटरेस्ट रेट कम करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो भी सफ़र करेगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लेकिन मीनव्हाइल जो सेंट्रल बैंक का जो चेयरमैन है वो आकर अनाउंस करता है जी कि हम इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करने लगे हैं। तो उससे जो है, जो पहले एक्सपेक्टेड था वो ओवरराइट हो जाएगा और हमारी करेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर हम कुछ ना करें और दूसरी तरफ जो दूसरी जो करेंसी है हमारे लिए जो फॉरेन करेंसी बनती है, उसने अपने इंटरेस्ट रेट में कमी कर दी, तो हमारा रिलेटिव इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। हम वहीं पे हैं, दूसरे ने कमी कर दी तो हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। जब हमारा इंटरेस्ट रेट इस तरीके से बढ़ जाएगा, तो जो है हमारी करेंसी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। उसके अलावा जो है, जो फॉरेन कंट्री जो है वो अपने मार्केट में अपनी करेंसी को बूस्ट करने के लिए इंटरवीन करता है, अपनी करेंसी को बूस्ट करने के लिए उसमें वो फॉरेन करेंसी वहाँ पे फेंकता है, तो उससे उनकी करेंसी बूस्ट कर जाती है, तो जो दूसरी करेंसी डाउन की तरफ आएगी, वो हमारी करेंसी होगी, तो वो वीकन इम्पैक्ट भी इस पे आ सकता है। क्लास इंटरैक्शन ऑफ फैक्टर से क्या मीनिंग है, इसमें हम देखते हैं क्लास एक वक़्त में ज़रूरी नहीं कि एक फैक्टर इम्पैक्ट रखे। एक वक़्त में इन 5 में से एक से ज़्यादा फैक्टर भी एक बैक वक़्त इम्पैक्ट रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्टर ने इम्पैक्ट रखा 3% माइनस, दूसरे फैक्टर ने इम्पैक्ट रखा 5% माइनस, तो नेट रिज़ल्ट 2% प्लस में होगा। तो ज़रूरी नहीं कि एक सोलो इम्पैक्ट देखने में एक से ज़्यादा फैक्टर्स के एक वक़्त में इम्पैक्ट होकर नेट रिज़ल्ट सामने हमारे आ सकता है। तो इस तरीके से क्लास ये देखिए कि हमारे पास 2 तरह के फैक्टर्स इसमें हमने पढ़े हैं, एक ट्रेड रिलेटेड फैक्टर, इन्फ्लेशन, इनकम और गवर्नमेंट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और फाइनेंशियल इंटरेस्ट और कैपिटल आउटफ्लो के जो फैक्टर्स हैं, और ये फैक्टर्स जो हैं किस तरीके से हमारे फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इम्पैक्ट रखते, फॉरेन हमारे इंटरेस्ट रेट पे जो है इम्पैक्ट रखते हैं, वो जो इम्पैक्ट हमारे इस तरीके से रखते हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। इस तरीके से हमारी आज की वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।